बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 जुलाई 2022 और आज की इस वीडियो में 4 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दिया जाएगा। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस श्रृंखला के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अभी हाल ही में बिहार एसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आई थी। अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आपके लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया है। इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। कैसे पार्टिसिपेट करना, यहाँ पर ऊपर आई बटन पे एक वीडियो का लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक वीडियो जारी करके आपको इस एग्जाम से संबंधित सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और इसके कंप्लीट सिलेबस की जानकारी दिया था। तो जो लोग इच्छुक हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको एकदम से पूरा आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना है और क्या क्या चीजें पढ़ना है। एकदम से विस्तार से हमने यहाँ पर आपको बताया है, एकदम आसान भाषा में। स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करें तो कुल मिलाकर 25 छात्रों को इस टेस्ट के आधार पर हमारे इस कोर्स में शामिल किया जाएगा निःशुल्क। यहाँ पर 25 छात्रों से किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देखिए और कैसे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, तमाम जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का औरंगाबाद जिला का नाम बदलकर अभी हाल ही में संभाजी नगर किया गया है। किसी भी विकल्प में हमारा महाराष्ट्र नहीं था, इस आधार पर हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर ई को। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। चूंकि एक बात यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना, औरंगाबाद बिहार में भी एक जिला है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कराया था कि भारत में दो ऐसे कह सकते हैं राज्य है जहां पर औरंगाबाद नाम के जिले हैं। एक तो महाराष्ट्र है, दूसरा बिहार है। हालांकि प्रश्न के आधार पर जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा महाराष्ट्र। कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको विस्तार पूर्वक दिया गया था। हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि जनवरी से मई तक का जो चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का, आप इसे प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाकर देख सकते हैं। और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार राज्य से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर किसने रखा, किसके द्वारा विधानसभा के पटल पर इसे प्रदर्शित किया गया या फिर रखा गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा भी हाल ही में विधानसभा के पटल पर इस रिपोर्ट को रखा गया। अब इस रिपोर्ट से संबंधित कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। तो हाल ही में बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र समाप्त हुआ है और सत्र के अंतिम दिन वित्त वर्ष 2020-21 की कैग की रिपोर्ट को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने सदन के पटल पर रखा है। और इस रिपोर्ट के आधार पर जो चीजें निकलकर सामने आई है, जो आंकड़े हैं, वो आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में राज्य में अर्थात बिहार में 2000 नहीं बल्कि 29,827 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15,103 करोड़ रुपए बढ़ गया है। तो यहाँ से ये आंकड़े ध्यान रखें। राजकोषीय घाटा की बात करें ये कैग के रिपोर्ट के आधार पर तो 29,827 करोड़ रुपए यहाँ पर राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। वहीं पे बात करें पिछले वर्ष से इसकी तुलना करें तो पिछले वर्ष की तुलना करें तो ये 15,103 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 92,687 करोड़ रुपए खर्च का हिसाब सरकार नहीं दे पाई है। सरकार के पास इस मतलब इतने सारे रुपए का कोई हिसाब नहीं है। इस रिपोर्ट में ये सारी बातें निकलकर सामने आई है। इस रिपोर्ट का भी हाल ही में विधानमंडल के सत्र पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा रखा गया था। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक है तारकिशोर प्रसाद जो कि वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री हैं और साथ साथ दूसरी है रेणु देवी। और वहीं पे बात करें बिहार के वर्तमान व 20वें मुख्यमंत्री की तो ये है नीतीश कुमार। ये सारी संबंधित जानकारी आपको नोट करना है। अगला होगा हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। ये दूसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट जो नया रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के आधार पर कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के मामले में जो बच्चे खास करके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं इसके लिए रिपोर्ट है, तो ऐसे मामले में बिहार प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। संबंधित जानकारी आपको दे दूं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार
देश में यानी कि भारत में पहले स्थान पर है। बिहार की जो रैंकिंग है इस मामले में पहले स्थान पर है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई है। आपको ध्यान रखना, इस रिपोर्ट का नाम है यूडाइस रिपोर्ट 2020-21। इसी रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक 16.18% बच्चे हैं। तो ये आंकड़े यहाँ से जाने के पूरे भारत की बात किया जाए तो सबसे अधिक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या है ये सर्वाधिक 16.18% बिहार में है। और इसमें बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में पढ़ रहे बच्चों की संख्या 18.10 लाख है। तकरीबन मानकर चलिए 18 लाख बच्चे कक्षा 1 में बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। इस सूची में बात करें तो दूसरे स्थान पर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। कक्षा 1 में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं इस मामले में दूसरे स्थान पर बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। इस तरह के जो आंकड़े वाले प्रश्न होते हैं ये बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। अगला होगा हमारा तीसरा प्रश्न, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। बिहार से जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, हालांकि बेसिक से फैक्ट नहीं, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए। बहुत सारे लोगों को यहाँ से कंफ्यूजन होता है। आप लोग यहाँ पर चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे रिवाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर आज इसे स्किप कर रहे हैं, चलेंगे आज की इस वीडियो के अगले और तीसरे प्रश्न पे। यह तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामदरस मिश्र को भी हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। हालांकि इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। के बिरला फाउंडेशन प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया है। ये आपको ध्यान रखना। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार रामदरस मिश्रा, जिनको भी हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार से बनेंगे, इनकी किस रचना के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो इनकी कविता संग्रह का नाम है मैं तो यहाँ हूँ, इसी के लिए भी हाल ही में इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे यहाँ पर जानकारी ये दिया गया कि 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, यानी कि 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और देश के जितने भी प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है उनमें से इसका भी एक अहम स्थान है। तो ये आपको यहाँ से जानना, 1991 से ये प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इस सम्मान की बात करें तो यह सम्मान पिछले 10 वर्ष के भीतर किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भाषा में लिखे गए उत्कृष्ट रचना के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि 30वां सरस्वती सम्मान, जो कि पिछला सरस्वती सम्मान था, 30वां सरस्वती सम्मान ये शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि नारी को नमन नामक योजना किस राज्य सरकार ने हाल ही में शुरू किया है। तो नारी को नमन नामक योजना की जो शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अब ये हिमाचल प्रदेश की जो कर सकते ये योजना है, इसका क्या मतलब कर सकते हैं उद्देश्य है, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको जानकारी दे दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में नारी को नमन नामक एक नई योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत राज्य की नारियों के सम्मान में हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम अर्थात हिमाचल स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अर्थात HRTC की साधारण बसों में केवल आधा किराया वसूला जाएगा। ये कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के सम्मान में एक योजना है नारी को नमन योजना। इसके तहत यहाँ पर क्या चीजें हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि जो यहाँ की लोकल महिलाएं हैं राज्य की, तो उनके लिए जो मतलब कर सकते हैं HRTC की जो बसें हैं वहाँ पर किराया जो होगा उसमें 50% की कटौती की जाएगी, यानी कि आधा ही किराया वसूला जाएगा। ये ऐसी योजना है हिमाचल प्रदेश सरकार की और इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा भी हाल ही में किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जुड़े हुए फैक्ट है यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ये आप सभी जानते हैं, और शिमला को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पहाड़ियों की रानी के उपनाम से किस शहर को जाना जाता है। तो शिमला को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कांगड़ा में स्थित है और यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकता है सूर्य मंदिर को लेकर। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कांगड़ा सूर्य मंदिर किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि वहीं पे इसके विपरीत आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है तो उड़ीसा में है।
यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश के राजकीय वृक्ष की, तो हिमाचल प्रदेश के राजकीय वृक्ष है देवदार। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में गेल का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संदीप कुमार गुप्ता भी हाल ही में गेल इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। गेल की बात आई है तो गेल का जो पूरा नाम होता है ये आपको ध्यान रखना है। गेल का पूरा नाम होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको जानकारी यहाँ पर ये दे दूं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अर्थात आईओसी में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख के पद के रूप में चुना गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता और वे मनोज जैन का स्थान लेंगे, जो कि 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होंगे अपने पद से। गेल की बात करें तो गेल की जो स्थापना हुई थी ये अगस्त 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 में यहाँ पर 2022-23 में भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है। ये रिपोर्ट जुलाई 2022 की है और इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7.3% का आकलन किया गया है। हालांकि इसे अब घटाया गया है, घटा के 7.3% किया गया है। आपको सम्मिलित सारी जानकारी दे दूं कि हाल ही में आई नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.3% कर दिया है। हालांकि इससे पहले जो ये आकलन था, ये जो अनुमान था, ये पहले 7.8% वृद्धि रहने का अनुमान जताया गया था, लेकिन अभी हाल ही में ये घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के द्वारा इसे घटाकर 7.3% किया गया है। इसके पीछे कुछ वजह दिया गया है इस एजेंसी के द्वारा, जो आप यहाँ पे आगे पॉइंट में देखेंगे। क्रिसिल के अनुसार तेल की ऊंची कीमतें, निर्यात की मांग में कमी और ज्यादा महंगाई के कारण जीडीपी वृद्धि दर में कमी रहने की उम्मीद है। इसी को वजह ठहराया गया है क्रिसिल के द्वारा, जिसके बाद यहाँ पर एजेंसी के द्वारा इसे घटा करने के 7.8% से घटा करके 7.3% किया गया। तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की, तो इसके आधार पर 7.3% भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का रहने का अनुमान दर्ज किया गया है। और यहाँ पे हम बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किसे हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक सूता। इस प्रश्न की जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आप यहां पर अशोक सूता को इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इस पुरस्कार की बात करें तो CII गुणवत्ता पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी या फिर इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में हुई थी, और यह पुरस्कार किसी अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व, योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह जो पुरस्कार किसी व्यक्ति को दिया जाता है किसी अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान, उत्कृष्ट कार्य और फिर कह सकते हैं विशिष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और इस वर्ष 2021 वाला जो प्रदान किया गया, ये हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक अशोक सूता को प्रदान किया गया है। अगला है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब मनाया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 जुलाई को इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। हालांकि यहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि ये प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस वर्ष 2022 में यह 2 जुलाई को मनाया गया है। और यहाँ पे अगले पॉइंट में बात करें तो इस साल 2 जुलाई को दुनिया भर की सहकारिताओं ने 100वां यानी कि 57वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया है। और इस वर्ष 2022 के लिए जो इसका स्लोगन निर्धारित था, ये कोऑपरेटिव से बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ये 2022 का ये कह सकते हैं स्लोगन निर्धारित था। यानी कि हम बात करें सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है या फिर करे, इसका कह सकते हैं 2022 का स्लोगन था। 2 जुलाई को इसके अतिरिक्त यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के अतिरिक्त खेल पत्रकार दिवस भी मनाया जाता है, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन कहाँ हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका आयोजन अभी हाल ही में पोलैंड में किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि विश्व शहरी मंच यानी कि WUF संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम द्वारा सतत शहरीकरण पर विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए आयोजित एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है, जिसका 11वां सत्र इस वर्ष 26 से 30 जून 2022 तक पोलैंड के कोटोवाइस में आयोजित किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, 26 से 30 जून को पोलैंड के कोटोवाइस में ये आयोजित हुआ और ये 11वां संस्करण था इसका विश्व शहरी मंच का।
पोलैंड की बात करें तो पोलैंड यूरोपीय महादेश में स्थित एक देश है और यहाँ की राजधानी है वार्सा। और आपको ध्यान रखना है पोलैंड की जो मुद्रा है ये पोलिश से जोल्टो इसकी कह सकते हैं आधिकारिक मुद्रा है। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है। जिस प्रकार से आधार कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उसी प्रकार कह सकते हैं एक मिलता जुलता कार्ड है जो कि अभी हाल ही में जारी करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रत्येक परिवार के लिए परिवार कल्याण कार्ड नामक एक पारिवारिक पहचान पत्र लॉन्च करने की घोषणा की है और इन कार्डों को फैमिली कार्ड के रूप में जाना जाएगा और इन कार्डों की मदद से सरकार उन परिवारों की पहचान करेगी जिनके पास कोई सरकारी नौकरी या फिर किसी प्रकार का रोजगार नहीं है और ऐसे में परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या फिर स्वरोजगार प्रदान करने का प्रयास करेगी सरकार। इसी को लेकर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। इसकी कह सकते हैं एकदम से तारीफ होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसी पहल की गई है जिसका नाम दिया गया है फैमिली कार्ड। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना इस कार्ड के माध्यम से ही ये सारी जानकारी प्राप्त की जाएगी जिसके बाद इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। अगला होगा हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर होगा मिशेल पूनावाला अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना मिशेल पूनावाला को हाल ही में प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से 2022 में अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। मिशेल पूनावाला की बात करें तो ये प्रसिद्ध कलाकार और व्यवसायी हैं। इस पुरस्कार की बात करें तो NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम में हिंदुजा समूह के सह अध्यक्ष के हाथों यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। किन्हें? मिशेल पूनावाला को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है 12वां और महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न है कि किनके द्वारा बेंगलुरु में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी और सेवाओं के शीर्ष प्रदाता बॉस इंडिया के नए स्मार्ट परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और यह वर्ष भारत और बॉस इंडिया दोनों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है क्योंकि दोनों देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। यहाँ पर बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इनसे जुड़े हुए जरूरी फैक्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि हमने सारी जानकारी पहले भी आपको विस्तार से दिया है। कुछ उपलब्धियां इनके नाम है, कुछ सम्मान इन्हें मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। आप चाहें तो इन सभी चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।